शोधकर्ता का नाम जो है ना तुम्हारा रॉबिन्सन और ब्राउन जो था ना, वो राइबोसोम को पादप को, लेकिन जंतु कोशिका में बोलेगा कि राइबोसोम की खोज किसने की है, तो जंतु कोशिका में तुमको पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया है। लेकिन साथ ही साथ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम का नामकरण किया है। तो तीन बातें हैं यहाँ पे। पादप कोशिका में बोलेगा तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम को खोजा था, जंतु कोशिका को बोलेगा तो पैलेट ने किया था, और अगर उसको बोला जाए कि इसका नामकरण किसने किया है तो रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया है। बस इतना ही पॉइंट था इसमें जानने लायक। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखोगे तो अब आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। तो इतना पॉइंट होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है तुम्हारा, बॉडी को हम लोग देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो हम लोग रहे हैं, गोल्जी बॉडी जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसा, फिर नीचे ऐसा। ठीक है, मतलब वो हंसिया आकार देखा है जिससे धान वान काटा जाता है, एक चंद्र के आकार का, चांद के आकार का जो काटने वाला होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कोशिका द्रव के अंतर्गत, ठीक है, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये सब जितना भी तुमको मुड़ा हुआ छड़ के तरह स्ट्रक्चर होता है ना जो गुच्छे में दिखाया जाता है, वो सब किसी न किसी के थ्रू अटैच होता है। जैसे ऊपर बताए थे कि ऊपर हम क्या बताए थे कि पूरा का पूरा तुम्हारा क्या था, पूरा का पूरा हम देखे थे कि पॉलीसोम जो है एमआरएनए नामक धागा से जुड़ा हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ना कि जो सेल के अंतर्गत, एक सेल के अंतर्गत जो था, तो सेल के अंतर्गत जो तुम्हारा था ना इस तरह से था, फिर इस तरह से था, ये भी था। ठीक है, तो ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं, और ये जो जुड़ा रहता है ना तो ये भी किसी न किसी की मदद से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यही बोला गया है, और ये जुड़ा रहता है, और कुछ न कुछ जो तुम्हारा गोल्जी बॉडी होता है वो इस तरह से अलग बिखरा भी रहता है। तो ये जो बिखरा रहता है ना, अलग रहता है, ठीक है, मुड़ा हुआ छड़, उसको डिक्टियोसोम बोले हैं। ठीक है, उसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो भी तुमको मुड़ा हुआ छड़ के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, और वो ये किया क्या था ना कि डाल्टन और फेलिक्स नामक दो वैज्ञानिक थे, वो क्या किया था कि पूरा जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, जीवित संरचना जो कोशिका द्रव के अंतर्गत मिला था, उसको तीन भाग में बांट दिया था। अब तीन भाग में जो बांटा था ना, वो तीन भाग यही था कि जो गुच्छा में था और जिस संरचना से वो ऐड था उसको सिस्टर्न बोला गया है। यानी ये वाला पार्ट, ये जिस धागा से ये वाला था ना, ये धागा को वो सिस्टर्न बोला था। ठीक है, और सेकेंड जो बोला था वो स्मॉल ट्यूबुल्स और वेसिकल नाम दिया था, और लास्ट जो दिया था ना वो लार्ज वैक्यूल्स दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये वाला जो सिस्टर्न बोला गया, ठीक है, और इसके अंतर्गत ये जो गोल्जी, ये जो तुम्हारा पार्ट था ना, ये वाला, ये इसको फिर से मिटा के हम बता रहे हैं, ये वाला जो तुम्हारा था कि इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है ना, इस तरह से, तो इसके अंतर्गत भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसी स्ट्रक्चर को जो है ना ये लार्ज वॉक्यूल्स बोला है, जो गोल्जी बॉडी के अंतर्गत है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे, इसको ये बताया था, ये पूरा स्ट्रक्चर को कौन बताया था, तो फेलिक्स और डाल्टन नामक वैज्ञानिक बताया था। ये पूरे गोल्जी बॉडी को स्टडी करने के बाद उसको तीन भाग में बताया था कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है और ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सिस्टर्न किसको कहते हैं ये सारा चीज पता चल गया। तो हुआ था स्टार्टिंग में क्या ना कि गोल्जी बॉडी जब इस तरह के स्ट्रक्चर को खोजा था, तो गोल्जी बॉडी इस तरह के स्ट्रक्चर खोजने के बाद एक्चुअल में वो इटली का वैज्ञानिक था,
और वो क्या किया था ना कि इसका नामकरण ही किया था, इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस किया था स्टार्टिंग में इसका नामकरण। लेकिन बाद का जो कुछ वैज्ञानिक आया ना, वो वैज्ञानिक क्या किया ना कि इतना बड़ा नाम देख के उसको वापस से कैमेलियो गोल्जी के नाम पे ही रख दिया, जो इटली का वैज्ञानिक था। तो उसी के नाम पे इसको गोल्जी बॉडी नाम रखा है, ठीक है। और ये जो कैमेलियो गोल्जी जो थे ना, ये तुम्हारा इटली का वैज्ञानिक था, और ये जो था ना एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर था। और ये जो संरचना जो कैमेलियो गोल्जी ये जो देखा था, ये संरचना का जो खोज किया था ना, ये तंत्रिका तंत्र में किया था, मतलब न्यूरॉन सेल में किया था इसका खोज, ठीक है। न्यूरॉन सेल में इसका खोज किया था। तो ये सब पॉइंट याद रखना। अब क्या करता है ना कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो गोल्जी बॉडी काम क्या करता है कि गोल्जी बॉडी क्या काम करता है कि जितने तरह का तुमको कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन कुछ भी हो गया, ये सभी चीज को स्टोर करने का काम करता है। और स्टोर करके, ठीक है, उसको उसका पैकेजिंग करता है, उसका स्टोरेज करता है। और स्टोरेज के साथ साथ क्या करता है कि जैसे किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास, ठीक है, अंदर में जितना तरह का पदार्थ जो भी स्टोर रहता है ना, उसको जब भी जरूरत पड़ता है उसको सिक्रेट करने का काम करता है, समझा। सेल ऑर्गेनल के अंतर्गत तो ये सारा चीज तुमको पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका पैकेजिंग भी कर रहा है, उसका स्टोरेज भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका जब जरूरत होगा तो उसको क्या करता है, उसको सिक्रेट करने का काम करता है। इसी कारण से गोल्जी बॉडी को सिक्रेशन ऑर्गेनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कैमेलियो गोल्जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जितना भी सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं कोशिका अंगक, उस कोशिका अंगक के अंतर्गत एक लाइसोसोम भी है तुम्हारा। तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा काम करता है कि ये अपने अंदर लाइसोसोम को बनाने का भी काम करता है। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल, एक ऐसा कोशिका अंगक जिसका निर्माण करने का भी काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। क्या हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है। तो फिर वहां पे लाइसोसोम नामक, याद रखना कि लाइसोसोम नामक जो सेल ऑर्गेनल है तुम्हारा, महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो गोल्जी बॉडी का, ठीक है। और इसी के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो निर्माण करता है ना, ये भी तुमको कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी ही करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड अगर किसी को ना समझ में आए तो ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है लिपिड, जैसे लिपिड प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन बोले थे ना, उसी तरह से लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो इन दोनों का निर्माण करने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काय करता है। तो इतना चीज समझना था इसके बारे में, ठीक है। अब यहां क्या है कि नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम जिसका निर्माण करता ही कौन है, तो इसका निर्माण करता कौन है, तो गोल्जी बॉडी करता है। तो सबसे पहला चीज तो यही इसमें ध्यान रखना है कि ये जो लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम ये भी बना होता है हमारा लिपोप्रोटीन से, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन का से ही निर्माण होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये अगर सेल है और सेल के अंतर्गत ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर इस तरह का थैली जैसा संरचना, ठीक है, थैली जैसा संरचना जो है, छोटा छोटा थैली जैसा संरचना, ठीक है, थैली जैसा आकृति ये जो होता है, यही लाइसोसोम का होता है, ठीक है। अब थैली जैसा जो ये आकृति जो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज भरा होगा, और ये एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, एक झिल्ली से घिरा रहता है। तो इस जो लाइसोसोम का जो आकार है ना, ये हमेशा एक समान नहीं होता है, अलग अलग आकार का है, मतलब ये अपना आकार परिवर्तित करते रहता है। लेकिन इसका जो अगर मोटा मोटी एक संरचना का बात करें तो एक थैला के आकार का तुमको दिखेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो तुमको द्रव भरे रहते हैं ना, उस द्रव जो भरे रहते हैं
उसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 20-21 तरह का एंजाइम तुमको बताया जाता है कि उसके अंतर्गत होते हैं, और उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वही लाइसोसोम के अंतर्गत पूरा फिल रहता है, और वो इतना पावरफुल होता है ना कि अगर वो फट जाए तो जितना तरह का जीवित संरचना उस कोशिका अंगक के अंतर्गत है उस सभी को नष्ट कर सकता है। ऐसे बेसिकली लाइसोसोम का जो काम होता है वो ये काम होता है कि जो भी हानिकारक चीज है या कोई सेल जो डेड हो गया है, किसी भी चीज को, यानी चीजों को एक सेल के अंतर्गत रखने का काम करता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा स्थिति होता है कि अगर किसी भी लाइसोसोम का थैली फट जाता है तो जितने भी जीवित संरचना है उस सभी को डेड कर देता है और साथ साथ खुद ही भी मर जाता है। इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम को अगर बोला जाए तो ये पौधे की कोशिका में बहुत कम मात्रा में, ठीक है, लेकिन जंतु की कोशिका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब बाहर से जो भी चीज आ रहा है एक सेल के अंतर्गत, या जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, सभी को एक हद तक मारने का काम भी करता है लाइसोसोम, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जितना अपना स्ट्रेंथ होगा उतना के बराबर वो मारने का काम करेगा। बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंतर्गत आ रहा है और सेल में जा रहा है, ठीक है, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, सेव करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब काम इसका जो है ना महत्वपूर्ण काम हो गया। तो लाइसोसोम का जो संरचना, लाइसोसोम जो है इसका खोज किया कौन था, तो डी डवे नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। इसी ने इसको खोजा था, जिसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1974 में। जो भी है वो सब याद करने का चीज है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ये चीज मूल रूप से इसका काम, अविनाश भैया, बोलो। एक चीज हाँ हम बोलो। थोड़ा सा इसमें बोल रहे हैं कि जैसे लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य दिया हुआ है ना, तो इसमें हाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे क्या होता है कि जितना भी सेल्स, जो भी हमारा सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब कि सेल्स जो लिपिड का, प्रोटीन का, फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट का, इन सब चीज का जो एक तरह से कहिए कि जो शरीर को जो जरूरत है उन चीजों को बनाने का काम तो सेल ही कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारे ऐसे चीज जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो तो बनता ही है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे चीज बन जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको कि हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो वही अच्छा। जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, वही हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइसोसोम का अच्छा। ओरिजिनल काम वही है कि जो फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बन रहे हैं वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और वो अगर उसका संख्या बढ़ जाता है तो वही लाइसोसोम फिर क्या करता है, उसी को डाइजेस्ट कर लेता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अपने आप का क्या कर देता है, वही जो आत्महत्या की थैली वाला जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि उसी को डाइजेस्ट करने के लिए खुद को वो क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। तो उससे जो फ्री रेडिकल्स निकल के आया है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो सारा का सारा उसमें क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो बन ही गया है, ठीक है। एक्चुअल में ये माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़िएगा ना तो यहाँ पे आपको और आगे क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं, अगला जो सेल ऑर्गेनल है कोशिका अंगक, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखेंगे तो जंतु के अंतर्गत जो कोशिका है उसमें सबसे बड़ा अंग का काम करता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है। और इसका भी आकार जो है ना बहुत ज्यादा बदलता है इसका आकार, ठीक है। और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ ये स्ट्रक्चर है,
अब जिस तरह से तुम्हारा कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव भरा हुआ है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी जो चीज भरा रहता है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ ना कुछ चीज भरा रहता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहां पे क्या होता है कि जो यहां पे तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना होता है, इस तरह का उंगली नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। माइक्रोकोन्ड्रिया के अंतर्गत जो होता है, उसके अंतर्गत इस तरह का उंगली नुमा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और यही जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टे बोलते हैं, CRISTAE, क्रिस्टे बोला जाता है। तो ये इसका हो गया कि सबसे पहला चीज तो यही है कि ये दोहरी झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंतर्गत भी जो फ्लूइड भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्रिस्टी बोला गया। ठीक है, अब वही जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे के अंतर्गत जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसमें कई तरह के एंजाइम तुमको पाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत क्रिस्टे के अंतर्गत तुमको डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और भी अलग तरह का राइबोसोम हो गया, जितने तरह का आयन है सारा चीज उसमें प्रेजेंट होते हैं। और कई तरह का चीज इसमें, कई अलग अलग एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम हम दो प्रकार का बताए थे ना, तो इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S वाला पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो डीएनए और आरएनए है, डीएनए आरएनए कहां पाया गया? इसके अंतर्गत भी पाया गया, और साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंतर्गत भी पाया जाता है। जो केंद्रक है सेल के अंतर्गत, उसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, और शायद अगर हम सही बोल रहे हैं तो प्लास्टिड के अंतर्गत भी पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 3 जगह है जहां पे डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखने वाला चीज है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, ये आपका जो पौधे की कोशिका में होता है ना, उसमें कम होता है, लेकिन जंतु की कोशिका में ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसका भी खोजकर्ता, ये सब का नाम याद करने का है, ये सब याद कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है ये किया था कौन? तो अल्टमैन ने किया है, इसका खोज अल्टमैन ने किया है। और अल्टमैन जब इसका खोज किया था ना, तो खोज करने के वक्त इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक आया और इसका वापस नाम माइटोकॉन्ड्रिया किया। अरे यार, रिचर्ड अल्टमैन जो था, इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था, लेकिन बेंडा ने इसका नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया रखा है। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, जो क्रिस्टे नामक स्ट्रक्चर, उंगली नुमा अरे यार, स्ट्रक्चर हम देखे थे खेल ना, खेलते समय में उसी तो के हम वही थे अंदर ना, हमारे जो लगी अलग सबके अलग कल तरह के जाकर हम एंजाइम पाए जाते वहीं हैं, वो सेवन के जो फेवर में एंजाइम होते राजभा हैं करवा है वो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहीं आपको जल्दी वहीं श्वसन सामने क्रिया को करवा परफॉर्म दिया करने उसको। के लिए। कहा कि हम 2-3 बार कोशिश कर लियो, हम अपन तो पहले ट्राई कर लियो, माइटोकॉन्ड्रिया के तो अंतर्गत इसे जो साला श्वसन का कोई क्रिया खाली होता ओटीपी है, डालिए और फिर इस नॉट बात की रिस्पॉन्स जानकारी या किंग सबरी शादी नामक करा दो वैज्ञानिक ने दिया था। ना, तो हम ठीक है, और जाए थे, हम कल जाए जो थे, कल फिर कल हम आज जितने वाला भी नहीं चल गए, एंजाइम फिर हैं करके देख लिया जो आज हम। आपका हम में जाला श्वसन तो के दिया, लिए लेकिन फिर टाइम ना ध्यान रिस्पॉन्सिबल में है, डाल लो, फिर हम ना कर श्वसन पाए। के लिए जो भी एंजाइम ऐसे हम रिस्पॉन्सिबल है, लास्ट आज इस रात में बात ट्राई की करके जानकारी देखेंगे, और नहीं वारबर्ग तो फिर ने हम दिया कल था। करके वसदकन से करवा दूंगा, अब परसों से सोमवार तक श्वसन करवा का दूंगा। पूरा एक प्रोसेस है कि हमारे बॉडी के ठीक है, अंतर्गत जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीजन से ही होगा। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के ठीक, बाद क्लास चले हम जाओ। लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का होता है C6H12O6, और इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके ऐड होता है, और इससे बनता क्या है? तो CO2 बनता है, और प्लस H2O बनता है, और प्लस ATP बनता है, ATP बनता है। विसरण विधि के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है, और वाटर इज यूजफुल फॉर योर बॉडी।
तो वो क्या रहता है कि शरीर के अंदर ही रह जाता है। और यही जो एटीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जाके स्टोर रहता है। इसीलिए और इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं एटीपी को। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है ना, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अब आते हैं आपका प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में जो देखें तो प्लास्टिड हमको ये बता रहा है कि प्लास्टिड जो है, हम पहले भी बोले कि जितना तरह का सेल ऑर्गेनल है, सबसे बड़ा अगर उसमें सारा सेल को मिला दे तो सबसे बड़ा प्लास्टिड है। तो ओवरऑल लार्जेस्ट ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब ये क्या है, प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पौधे वाले कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिलेटेड क्या चीज से होता है, तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये जान गए। तो इसमें जो प्लास्टिक के अंतर्गत जो बताया गया है वो मूल रूप से 3 प्रकार का आपको लवक की जानकारी दिया गया है। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आपको ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो हर का अलग 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 काम है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअल में अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट ये पूरा का पूरा आपको पता चलेगा कि पौधा है तो पौधे में किस भाग में जो क्लोरोप्लास्ट वाला सीन है, जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, इस सब बात का जानकारी आपको मिलता है। तो इसमें जो है ना, इसमें ये जो लवक जो भी है क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये आपको पता है कि ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये आपको पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। लेकिन हरे भाग में भी कहाँ, तो इसका फिगर अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इसका फिगर कुछ इस तरह से है। ये भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये भी डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। जैसे डबल लेयर मेम्ब्रेन अगर हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो पौधा में जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है वो इसका होता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत देखे थे कि फ्लूइड नामक जो चीज भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके अंतर्गत जो भरा रहता है, फ्लूइड जैसा जो द्रव भरा रहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा, STROM, स्ट्रोमा भरा रहता है। ठीक है, अब जिस तरह से हम देखे थे कि स्ट्रोमा भरा रहता है, तो वहां पे भी हम देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो क्या कौन सा होता है, 70S होता है। और इसमें भी जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा होता है ना, यानी ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। अब इसके अंतर्गत जो स्ट्रोमा फ्लूइड है, तो इसके अंतर्गत इस तरह से धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको स्ट्रोमा, और जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। और इसी स्ट्रोमा लैमेले के ऊपर इस तरह से आपको चपटा चपटा चिपका रहता है, चपटी चपटी जैसा एक थैली जैसा इसमें चिपका रहता है सभी में। ठीक है, सभी में चिपका रहता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थैली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी थैली जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, थैलेक्वाइड बोलते हैं, थैलेक्वाइड बोला जाता है। ये जो थैली जैसा स्ट्रक्चर जो स्ट्रोमा लैमेले के ऊपर है उसको थैलेक्वाइड बोलेंगे। और यही जो चिपटा चिपटा जो थैली जैसा स्ट्रक्चर है, इसके पूरे समूह को हम लोग ग्रेनम बोलेंगे। 5-6 पॉइंट हम बताए हैं।
पूरे समूह को ग्रेनम बोलेंगे और थैली जैसे स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड बोलेंगे। और इसी थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जहां पे आपको फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है। अब क्लोरोफिल के जितने भी अणु प्रेजेंट रहते हैं ना, उस सभी को मिला के आपको क्वांटासोम बोलते हैं। तो कई पॉइंट बताएं, फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं कि डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, और इसके अंतर्गत जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और जो धागा जैसा संरचना था उसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। और उसी पे जो आपका एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, मतलब चिपटा चिपटा स्ट्रक्चर साथ में रहता है ना, उसी धागा पे, उसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। एक को थैलेक्वाइड बोलेंगे, और कई सारा एक साथ है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटासोम सॉरी, उसको कई सारा एक साथ है तो उसको ग्रेनम बोलेंगे। और इसी थैलेक्वाइड के अंतर्गत क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और सारे क्लोरोफिल पिगमेंट के समूह को मिला के क्वांटासोम बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये जो पॉइंट बताएं। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अब जब वही इसको, जब ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, हमको लगता है कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा रहा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही सारा चीज इसमें जानने लायक था। ठीक है, और थैलेक्वाइड जो था ना, बस यही, वो भी लिपोप्रोटीन का ही बना रहता है। यही सब चीज ध्यान रखने वाला है इसमें, और कुछ इसमें पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो या ल्यूकोप्लास्ट हो, ठीक है, सभी का स्ट्रक्चर लगभग लगभग जैसे हम बताएं ना, ऐसा ही होता है। बस बात यही है ना कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका थैलेक्वाइड में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिल गया, लेकिन बाकी सब में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं मिलेगा। यानी बात ये समझ में आया कि जो क्लोरोप्लास्ट था, पौधे में जो हरे रंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपको क्लोरोप्लास्ट, और हरे रंग को छोड़कर बाकी जितना तरह का कलर है ना, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो आपको होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इसी कारण से इसको, क्रोमोप्लास्ट को, रंगीन लवक के भी नाम से जाना जाता है। यानी पौधे में जो अलग अलग कलर दिया जाता है, जैसे जैसे टमाटर जब ग्रो होता है तो हरा कलर का रहता है, और हरा कलर के बाद वो क्या होता है, कुछ समय बाद वो क्या होता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो लाल कलर आया ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो सभी का जितना कभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट का बताए हैं या क्लोरोप्लास्ट का बताए हैं या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, सबका सेम होगा। बस होगा यही कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, उसके थैलेक्वाइड में। ठीक है, तो हरा रंग को छोड़कर और सारा जितना भी कलर देता है वो यही देता है। अब जैसे गाजर का नारंगी रंग बोले, ठीक है, ये जो भी वो कैरोटीन के कारण आता है। हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल, पपीते का पीला रंग कैरिकोजेंथिन, इन पीला रंग आएगा तो जेंथोफिल। टमाटर का जो लाल रंग आता है वो लाइकोपीन के कारण आता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन है। तो ये अलग अलग कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट आ गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। भैया भैया तो एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, शायद में मेरा ये कहना है ना कि हरित लवक जो होता है वो सिर्फ पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। अगर मान लेते हैं किसी भी पेड़ का फल, ऐसा कोई जरूरी नहीं राजीव जी। पौधे का वैसा जो भी पार्ट जो ग्रीनिश कलर का होगा उसमें आपका वो पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। आइदर वो तना उसका हो, एक ये भी तना रीजन है हो, कि लीफ अगर हो, कोई वैसा भी हो। बोलिएगा तो शैवाल भी ग्रीन कलर का है, तो शैवाल फिर फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो कहना था कि जैसे अगर कोई फल है, मान लेते हैं जैसे शिमला मिर्च का कलर हरे कलर का होता है, ठीक है, तो उसका कलर हरा इसलिए नहीं है कि क्लोरोफिल के कारण है, वो वहां पे वर्णी लवक काम करता है।
ठीक है, मेरा ये कहना है, जैसे पपीता का अच्छा, कलर प्रोडक्ट में आप बोल रहे हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है हाँ हाँ हाँ, वो भी जैसे जो ग्रीन आप कलर का बोले, रहा है। हाँ। आप स्टार्टिंग में बोले ना कि जितना भी हरा कलर होगा वो सब हरित लवक के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे ये हम जहाँ तक हम पढ़े हैं उसमें ये होता है कि पत्तियों के अलावा जो भी फल का रंग होता है, फल का रंग जैसे पपीता का कच्चे में हरे कलर का होता है, तो वो हम्म, क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है हरा, वो वर्णी लवक यानी ये जो होता है ना रंग, अवर्णी लवक, हम्म। वर्णी लवक के कारण होता है, जहाँ तक हम पढ़े हैं। ठीक नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हैं तो पढ़े हैं तभी बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ हम्म, मेरा मतलब पौधा से जब हम बोल रहे हैं ना, तो हम उसके प्रोडक्ट की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, मतलब नहीं बोल, तो अभी हम। सुनिए जैसे सुनिए ना। भैया ये जैसे नहीं, गाजर राजेश का जी, रंग कैरोटीन के कारण होता है ना। राजेश जी, हम्म। इसको हाँ हाँ। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। हम्म पेड़ का वैसा कोई भी भाग, ठीक है, हम्म जो ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है, उसमें हम्म आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। आइदर वो रंग देने के बाद, जैसे अभी आप बोले ना कि हरा, जब सेब जब हरा होगा, ठीक है, हम्म तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का मात्रा होगा, क्लोरोफिल का मात्रा उसमें होगा। अगर टमाटर हरा होगा तो उसमें क्लोरोफिल का मात्रा हम्म। होगा, ठीक है। और जहां तक हमको याद आ रहा है कि वो हम्म। फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं, हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। पर इस बात पे क्लियर रहिए कि उसमें कोई भी चीज, अच्छा नहीं, छोड़िए ना, अविनाश भैया एक काम कीजिए, सुनिए, आप ये सर्च एक पॉइंट करके, बोला ना आप रंजन, इसको इसमें सर्च एक कीजिए पॉइंट और ऐड करेंगे हम। एक ना। मिनट मेरा बात सुन लेना। एक पॉइंट और जो हम बोलने वाले थे अभी इसी के दौरान, कि जैसे क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये जो होता है, ये तीनों का तीनों लबक जो है ना, एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होता है। यानी हाँ हाँ, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल, क्रोमोप्लास्ट में बदलता है, बदल जाता क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूको, कोई भी एक दूसरे में चेंज हो हाँ, जाता है। चेंज हो जाता है, ठीक है, वही चीज है। चेंज हो तो जाता है। देखिए तो आप, हाँ हाँ, इस यहाँ से एक चीज याद आया, देखिए, कोई भी फल, ठीक है, जो अपने अर्ली स्टेज में होगा, ठीक है, तो अर्ली स्टेज में उसमें क्लोरोफिल ही पाया जाता है। और जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वो पकता जाएगा, तो वही चीज फिर क्या होते जाएगा, वो चेंज होते जाएगा। वो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। देखो ना, ये ये वाला चीज होता पॉइंट है। लिखा है ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या लिखा है। गौरतलब है कि हाँ, हरी लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हो हैं, सकते हैं। तथा वर्णी लवक हरित लवक में। जी जी, तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो परिवर्तित सकते हो हैं। सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि हाँ, ये है कि अगर पका हुआ फल बोलेगा, तो पका हुआ फल में जब उसका कलर आ चुका है, जैसे कि कोई ऑरेंज है, तो वो फिर कैरोटीन उसमें पाया जाएगा, वो क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन अगर वो अपने अर्ली स्टेज में है, उसका कलर ग्रीनिश है, ठीक है, अगर वो पका नहीं है, जैसे सेब अगर पका नहीं है, ग्रीन कलर का जो सेब है, तो उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। जैसे वैसे तो फिर कैरी भी ले सकते हैं आम, आम का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी, हाँ। मतलब हम बोल रहे हैं कि कोई भी हरा पार्ट जो पेड़ का होगा, हम्म अगर वो हम्म तना भी है, अगर वो तना भी है, हम्म वो भी अगर हम्म हरे कलर का है, तो उसमें भी होगा, हम्म। ठीक है। ठीक ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, क्लियर हाँ, है राजीव फिर जी। देखो, ये अब देख लिए हैं आगे ना, है। कहीं हाँ, कंफर्म कर बिल्कुल लिए ना। बिल्कुल कंफर्म है, इसके लिए तो कंफर्म है। वो, अच्छा एक मिनट, हम ठीक वो है। भी देख लेते हैं कि वो करता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस। कौन फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई हरा रंग का फल है, ठीक है, हम्म तो चूंकि क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, तो अगर वो फल है तो फल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो देख रहा है, रुके। नहीं, बढ़िया ना, बढ़िया। तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, क्या है फोटो, और कैसे होता है, ये तो आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का, बहुत फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जरूरी नहीं है पत्ता ही करे। हाँ, नहीं तो फिर ठीक है। ठीक है।
हाँ, ये चीज सही है और अगर इसमें अगर अगर हाँ, अगर ऐसा होता कि सिर्फ पत्ता ही करता, तो कभी कभी हम पेड़ की सभी चीजों को काट देते हैं, फिर भी वो बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस करता है और वो हाँ कहीं ना कहीं से उसका शाखा ब्रांच हाँ निकलता हाँ है। हाँ हाँ, तो ठीक है। फोटोसिंथेसिस जनरली क्या है, सेल अवेलेबल है, पादप सेल, तो उसमें लवक होगा, ठीक हम्म, है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वही चीज है कि जो लवक होगा यानी ना, उसका तना भी हाँ, कर तो सकता है। उसका जो लवक होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल जो है ना, लवक, हम्म, ठीक है, वो क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल है। हाँ, तो और एक पॉइंट यानी कि और यही उसमें मिस कर गए थे, एक ये दोनों भी चीज चीज एक पूछता दूसरे है का कि ही है। कौन सा एक तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में जिसके कारण वो पौधों को ठंडक प्रोवाइड करता है, वो मैग्नीशियम होता हाँ हाँ है ना। हाँ तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो मिस कर गए थे बोलना। आगे बढ़े। हाँ हाँ तो अब नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ये आपका हो गया कि जो अवर्णी लवक होता है, ये वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, पौधे के किस भाग में। तो ये जो होता है ना, जमीन मतलब के ऊपर। सूर्य के प्रकाश से दूर जो होता है ना, वहां पे ये प्रोसेस होता है। तो वो कहाँ पे होगा, यानी सूर्य के प्रकाश से जो जगह वंचित रहेगा, वहां पे ये चीज होगा, उन कोशिकाओं में होगा। तो ये कौन सा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भूमिगत तना का जो भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आलू हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, ये सब में आपको मूल रूप से क्या, अवर्णी लवक वाला प्रोसेस होता है। अब ये जो भी चीज भूमिगत तना से जो भी चीज हमारे पास आ रहा है, इसमें क्या है, अलग अलग तरह का पोषक तत्व को स्टोर करके रखता है। तो उस पोषक तत्व को जो स्टोर करके रखता है, तो वो चीज आपको कई बार जानना चाहिए, जो पूछता भी है, या देख लीजिए, ठीक है, कि एमाइलोप्लास्ट रहता है, तो वो क्या करता है, स्टार्च को संग्रह करके रखता है। प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ये दोनों का दोनों प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। और एलाइपोप्लास्ट जो है, ये वसा को संग्रह करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इसका नाम है सेंट्रोसोम, जिसको तारक काय बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही जान लेते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है ना, ये लगभग लगभग जो है ना, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो बेलन के आकार का दिखा था, ऐसे 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 कुछ दिखा था, फिर ऐसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा था। और ये स्ट्रक्चर दिखा था ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो रेसा जैसा बोलते हैं ना, वैसा निकला था। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से था, ये बड़ा बड़ा बन रहा है, ये छोटा छोटा समझिएगा। और इसके अंतर्गत एक एक या दो इस तरह का गोल संरचना रहता है, गोल संरचना रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देखा गया था ना, और इसमें जो ये रेसा जैसा निकला हुआ है, इसको बोलता है एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे बोलता है, एस्ट्रल रे बोला जाता है इसको। ठीक है, एस्ट्रल रे बोलते हैं। और ये जो डॉट जैसा इसके अंतर्गत देखे ना, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल ये बोला जाता है। जो रेसा जैसा स्ट्रक्चर था, उसको एस्ट्रल रे बोले। ठीक है, और जो गोल डॉट जैसा संरचना था, जो एक या दो प्रेजेंट जो भी रहता है, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, अब जो है, ये सारा चीज देखने पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे एकदम क्लियरली दिख रहा था, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोसोम का
जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया? तो टी विबोरी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। जब सेल थ्योरी हम लोग पढ़े थे तो सेल थ्योरी में था कि कोशिका विभाजन में मूल रूप से जो रिस्पॉन्सिबल था वो केंद्रक था, लेकिन सेंट्रोसोम भी क्या करता है कि जंतु कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन मूल रूप से केंद्रक ही करता है, मतलब केंद्रक ही, उसको केंद्रक को क्या बोला गया? तो ब्रेन ऑफ सेल बोला गया है। तो उसके अंदर जो भी गतिविधि होता है वो मूल रूप से केंद्रक ही करता है। ठीक है, लेकिन उसको कोशिका विभाजन को हेल्प करने में, ठीक है, जंतु कोशिका के अंतर्गत ये मदद का काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट बता रहे हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है ना, जब इंसान के माइंड का स्टडी किया गया तो उसके सेल के अंतर्गत जब देखा था ना, तो न्यूरॉन जो सेल था, तो न्यूरॉन सेल के अंतर्गत जो था ना, सेंट्रोसोम का अभाव था। तो होता क्या है कि कहीं पे जब कोई चीज प्रेजेंट रहता है और तभी उसको क्या करता है ना कि उसको वापस से सेल बनाने का प्रयास करता है, लेकिन जिस सेल के अंतर्गत वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे क्या होता है ना कि न्यूरॉन सेल का ऐसे क्या होता है ना कि वो बार बार रीजनरेट का उसमें वो होता है, पुनरावृत्ति होता है कि बार बार उसको बनाता है। लेकिन न्यूरॉन सेल में जो होता है ना, वो न्यूरॉन सेल में इसका अभाव होता है, तो सेल उसको बना नहीं पाता है। इसी कारण से बोला जाता है कि कोई चीज अगर डेड हो गया तो उसको बनाएगा तभी तो वो ठीक होगा, तो उसको बना नहीं पाता है। इसी कारण से बोलता है कि जब कोई इंसान मेंटल एबिलिटी अपना खो देता है तो उसके बाद वो सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस जो हो रहा है होता ही नहीं है, उसमें इसका अभाव रहता है। तो जो भी दिमागी रूप से बीमार इंसान होता है ना, वो ठीक नहीं हो पाता है। बाकी शरीर के हर किसी भाग में जो भी सेल है उसमें इस तरह का स्थिति होता है, तो सेल डिवीजन प्रोसेस से फिर से नया से बन के सही हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका वॉक्यूल आ गया। तो वॉक्यूल जो है आपका, ये आपका पाया जाएगा मेटाप्लास्ट के अंतर्गत। तो मेटाप्लास्ट हम बताए थे जिसमें मतलब निर्जीव में पाया जाता है और इसमें बढ़ने ग्रो करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये रसधानी हो गया, तो ये मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मूल रूप से पौधे कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे सेंट्रोसोम था, ये जंतु कोशिका में पाया जाता था, पौधे में नहीं। उसी तरह से जो वॉक्यूल है ये आपको पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में या तो एकदम नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो बहुत छोटा आकार का होता है। ठीक है, जनरली नहीं ही होता है। ठीक है, और इसका भी जो स्ट्रक्चर है ना, इसका भी स्ट्रक्चर थैली के समान का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब थैली जैसा स्ट्रक्चर है तो इसके अंतर्गत भी कुछ ना कुछ भरा रहेगा। तो ये जो इसका थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। और इसके अंतर्गत जो रस भरा रहता है ना, इसके अंतर्गत जो रस भरा रहता है उसको बोलता है सेल सैप। इसके अंतर्गत जो भी रस भरा रहेगा उसको सेल सैप बोलता है, सेल सैप। ठीक है, तो चारों ओर बगल से है ना एक झिल्ली जैसा इसको घेरे रहता है। अभी जो टोनोप्लास्ट है, ये झिल्ली जो है ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन का स्वभाव था कि वो अर्ध पारगम्य इन नेचर था, मानी सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव इन नेचर था कि कौन सा चीज सेल के बाहर जाएगा कौन सा अंदर आएगा, ये पूरा डिसाइसिव था, मतलब डिसीजन मेकिंग होता था। उसी तरह से यहाँ पे जो टोनोप्लास्ट है ना, ये भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो रस भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल सैप बोलते हैं। तो ये जो सेल सैप होता है ना, कोशिका रस जो होता है, तो पौधा का जो सेल होता है ना, पौधा का जो सेल, उस सेल के अंतर्गत जो जीव द्रव होगा
उस जीव द्रव को निर्माण करने का काम ही कौन करता है? तो ये सेल सेप करता है। पौधे के अंतर्गत जीव द्रव को निर्माण करने का काम कौन कर रहा है? तो जीव द्रव को निर्माण करने का काम करता है आपको सेल सेप करता है। ठीक है, और ये पौधे के अंतर्गत जीव द्रव का निर्माण करने का काम करता है। और यही वॉक्यूल्स अगर, ठीक है, अगर जंतु कोशिका में पाया जा रहा है तो उसमें वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, जल संतुलन का काम करता है। ऐसे तो उसमें ना के बराबर ही पाया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें रहे भी तो वो वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, और इसमें जो और भी पॉइंट लिखा हुआ था ना, ये सारा चीज हम स्टडी किए थे, तो इसमें एक पॉइंट जो आपको स्पीरोसोम्स लिखा हुआ है ना, स्पीरोसोम्स, तो ये क्या है कि अभी स्टील जो कोशिका द्रव के अंतर्गत जो अलग अलग संरचना पता चल रहा है ना, कोशिका द्रव के अंतर्गत जो नया नया संरचना पता चला है, ये उसी का नाम है। तो अभी भी इस पे स्टील बोलता है कि ऐसा काम चल ही रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस ऐसा है। लेकिन इसमें जो स्पीरोसोम्स है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये पौधे के कोशिका का लाइसोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो यही जानने लायक है अभी कि पौधे के कोशिका का लाइसोसोम किसको कहा जाता है? तो स्पीरोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, बाकी बस इसमें इतना ही जानने लायक चीज है। ठीक है, अब आगे आते हैं। बाकी जो दिया हुआ है ना, साइकोस्केलेटन और पेरिक्सोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब देख लीजिएगा, एग्जाम रिलेवेंट नहीं है इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, हम लोग न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस जो है हमारा, केंद्रक की बात करें तो सबसे पहला चीज तो यही हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस जो है हमारा ना, ये सेल का ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यानी कोशिका का जो मस्तिष्क है वो इसी को कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है कि जितना तरह का आपको जीवित कोशिका है, ठीक है, उसमें जीवित कोशिका है तो कोशिका के अंतर्गत जो होगा, एक गोल जैसा जो आकृति होगा, यही वाला होगा आपको, लगभग केंद्रक का काम करता है। ठीक है, तो इसका आकृति लगभग जो देखा गया है ना, गोलाकार माना गया है या अंडा के आकार का माना गया है। ये भी अपना आकार चेंज करते रहता है, कभी किडनी के आकार का हो जाता है, कभी घोड़े के नाल के जैसा हो जाता है। तो उतना नहीं जाना है, लगभग मान के चलिए कि इसके अंदर जो इसका आकार है वो गोलाकार है। ठीक है, तो होता क्या है कि जितने तरह का जीव है उसमें उसके सेल में तो केंद्रक पाया ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवित कोशिका हैं जिसमें आपको केंद्रक नहीं भी पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी जीव पाए गए हैं जिसमें दो केंद्रक पाए गए हैं, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें कई तरह के केंद्रक पाए गए हैं। ठीक है, ऐसा भी इसमें रिसर्च में सामने आया है, जो भी है। ठीक है, अब वही चीज है कि जीवित कोशिका में जो केंद्रक है ना, उसका बताए हैं कि आकृति एक समान नहीं होता आपको। तो इसके अंतर्गत जो केंद्रक है, तो केंद्रक के अंतर्गत भी कई तरह का संरचना पाया जाता है, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर उसका होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो हम बता रहे हैं कि सेल के अंतर्गत का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सेल के अंतर्गत जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो होता है ना, वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, एक ऐसे केंद्रक। तो दोहरी झिल्ली से जो घिरा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, केंद्रक का झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक जिस झिल्ली से घिरा है उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। ये दो परत का झिल्ली होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो स्पेस है ना, इन दोनों के बीच जो स्पेस है, इसी स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है इसको, इन दोनों के बीच का जो खाली जगह है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत
वही न्यूक्लियस के अंतर्गत बता रहे हैं, बना लेते हैं। दोहरी वाला है। अब इसके अंतर्गत जो है ना, इसके अंतर्गत केंद्रक के अंतर्गत बता रहे हैं, इस तरह का नेटवर्क होता है आपको। इस तरह का नेटवर्क होता है आपको। ये बहुत कुछ कुछ घना होता है, मतलब एक दूसरे से काफी अटैच रहता है, कुछ कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, एकदम सटा सटा रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको होता है। तो इसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोला जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो बना होता है वो क्या चीज से बना होता है? तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलके बना होता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, मूल रूप से इन्हीं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये जो हो गया ना, फिर नेक्स्ट जो है आपको जो न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया है, यानी केंद्रक के अंतर्गत ये क्रोमेटिन नेटवर्क को अगर हटा दें, इसके पहले अगर बोले इस क्रोमेटिन नेटवर्क को अगर हम हटा दें, ठीक है, अगर यहाँ पे भी तो कुछ द्रव भरा रहेगा, यहाँ पे भी तो कुछ द्रव भरा रहेगा, इस द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं या केंद्रक द्रव बोलते हैं। अब मोटा मोटी अगर हम बताएं ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, कुछ जो है न्यूक्लियस केंद्रक का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सही स्ट्रक्चर बोले तो ऐसे। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जो दोहरी झिल्ली वाला होता है ना, वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। यानी कभी न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज का कमी हो गया तो वो क्या करता है, कोशिका द्रव में से किसी चीज को एक्सेस भी कर सकता है। और अगर कोशिका द्रव में किसी चीज का कमी हो गया तो वो क्या होता है, केंद्रक से निकल के उसमें चला जाता है। ठीक है, तो लगभग लगभग इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और इसके बीच के स्पेस को हम बोले पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर जो एक संरचना हम बनाए थे, इस तरह का संरचना बनाए थे, इसको क्रोमेटिन नेटवर्क बोले थे। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो बना होता है ना, आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, और इसके अंतर्गत केंद्रक के अंतर्गत सिर्फ केंद्रक के अंतर्गत न्यूक्लियक एसिड जो होता है, डीएनए और आरएनए होता है। और इसके अलावा भी कई तरह की चीज इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं और कई कई चीज पाया जाता है, जो सेल न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं केंद्रक द्रव के अंतर्गत। तो 2 पॉइंट बता दिए इसमें कि केंद्रक में क्या क्या था। तो केंद्रक झिल्ली के बारे में बताएं और केंद्रक द्रव के बारे में बताएं, और क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में भी बता दिए। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क ये 2 तरह का होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क हम बताए थे कि ये जो जाल जैसा संरचना दिखाए हैं, ये कुछ बिखरा बिखरा भी रहता है। तो जो बिखरा रहता है ना, और जो घना होता है, बहुत सघन होता है, जो बिखरा रहता है उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं, उसको यूक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, जो बिखरा रहता है, देखिए ये है जो बिखरा रहता है उसको यूक्रोमेटिन बोले। और जो पूरा सटा सटा रहता है ना क्रोमेटिन नेटवर्क, उसको हेक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब क्या होता है ना कि यही वाला जब कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है ये हम बता रहे हैं कि ये हमारा, अभी हम एक ही जैसा बना देते हैं, जो एक्चुअल में था वो तो हम बताए ही, इस तरह से बनाए। और इसके अंतर्गत जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क था ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, तो जब सेल विभाजन का प्रोसेस होता है, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क, ये वाला क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है ना कि इस तरह से तुमको एक क्षरनुमा स्ट्रक्चर में बन जाता है, इस तरह से क्षरनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और ये जो क्षारनुमा स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट होता है ना, इसी को गुणसूत्र बोला जाता है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क ही तुम्हारा जाके एक क्षारनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, और उसी क्षारनुमा स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और यही गुणसूत्र क्या होता है कि जो माता पिता से जो लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम के कारण ही होता है। ठीक है। हेलो, हाँ, इसमें है ना, जैसे इसमें 3 टर्म है, ठीक है। इसमें जो चीज़ बता रहे हैं इसमें 3 टर्म है एक्चुअली। एक जीन है, दूसरा है डीएनए, और तीसरा है क्रोमोसोम। तो जो आप बता रहे हैं वो क्रोमोसोम बन रहा है। तो क्रोमोसोम क्या है ना कि सबसे पहले तो जीन होता है। तो जीन जो होता है, जीन से मिलकर के डीएनए बनता है, ठीक है। वो तो आगे चैप्टर में है रंजन, वो जो तुम अच्छा बोल है, रहा है ना, ठीक है, वो ठीक है। आगे के चैप्टर में आएगा, लेकिन तुम बोलो बोलो। तो वही हम बोल रहे थे कि जीन जो होता है ना, जीन में क्या होता है कि जीन एक ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आंख का कलर कैसा होगा, हाँ, का हेयर का कलर कैसा होगा, हाँ, ठीक है। मतलब व्यक्ति का स्किन का कलर कैसा होगा, ये सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन रिटर्न होता है वो जीन पे होता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। वैसे वैसे एन नंबर ऑफ जीन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीन्स जब बनते हैं, तो वो एक क्वाइल का रूप लेता है, क्वाइल का रूप लेता है, और वही बनता है क्या, डीएनए, ठीक है। और वही डीएनए जो होता है ना, डीएनए का वो फिर अलग अलग रूप है, डबल हेलिक्स मेथड, सिंगल हेलिक्स मेथड, इस तरीके से, ठीक है। तो वही डीएनए जब एन नंबर ऑफ डीएनए आपस में मिल जाते हैं, और एन नंबर ऑफ डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलते हैं, तो वही क्रोमोसोम बना देता है। और वही जो क्रोमोसोम जो आप बोल रहे हैं गुणसूत्र, ठीक है, तो वही गुणसूत्र जो होता है वही डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। और कई बार वही डीएनए के, आरएनए प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन हाँ प्रोटीन ना। ठीक, हाँ कई बार आरएनए भी उसमें आता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही तो क्रोमेटिन नेटवर्क का ही बताएं कि वही जाके कन्वर्ट हुआ है तुमको, हाँ हाँ वही जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ है, समझे। उसी का स्ट्रक्चर जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, कोशिका विभाजन के समय ही वही क्रोमेटिन नेटवर्क ही चेंज हुआ है, उसी का अंदर का स्ट्रक्चर बता रहे थे। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे एक और पॉइंट है, केंद्रिका है। तो केंद्रिका जो है ना, हम अभी जो बता रहे थे कि न्यूक्लियस के अंतर्गत जो हम नेटवर्क बना रखे थे इस तरह का क्रोमेटिन नेटवर्क, इस क्रोमेटिन नेटवर्क पे भी एक छोटा छोटा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा। तो वो स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया ना, तो उसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूक्लियस को भी कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा है। तो वही जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर था ना, उसको बोला गया केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक और गोल जैसा संरचना बिखरा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चला, उसको केंद्रिका बोला गया। और इस केंद्रिका की खोज किसने की है, तो फोंटाना ने किया है। ठीक है। तो ये केंद्रिका करता क्या है, तो ये आरएनए का संश्लेषण करता है। तो आरएनए का संश्लेषण करने का मतलब कि राइबोसोम का निर्माण करेगा। ठीक है। और जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, तो केंद्रक को सहायता करने में काम ही कौन कर रहा है, तो केंद्रिका कर रहा है। एक तो एक मूल से रूप से तो केंद्रक ही, हाँ, एक सिंगल न्यूक्लियस में एक सिंगल केंद्रिका होता है कि नंबर ऑफ सेल केंद्रिका ज्यादा होता है एक से? केंद्रिका की संख्या हम तुमको एक दो बना के दिखाए हैं, लेकिन कई सारा केंद्रिका होता है केंद्रक के अंतर्गत। ठीक है। ठीक है। अब देखो, तो मूल रूप से हम देखें कि जो मेन जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ना, वो कर रहा है न्यूक्लियस से, लेकिन उसका हेल्प कर रहा था कौन, केंद्रिका इधर कर रहा था, इधर सेंट्रोसोम कर रहा था। ठीक है। तो जान ही गए कि यही जो जितना तरह का चीज को सेल के अंतर्गत जितना तरह का गतिविधि हो रहा है, सबको कंट्रोल करने का काम ही कौन कर रहा है, तो कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो न्यूक्लियस कर रहा है, इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ सेल कहा गया।
ठीक है। सब है ना रे, कि सब चला गया, खाली नहीं तुम नहीं ही है? ठीक है, हम लोग हैं, हम लोग साथ में जो हम लोग हैं, ठीक है। हम आप राजीव जी हैं। अच्छा, अब आ जाओ, अब आते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है ना, तुम्हारा सिंपल सा जानने का चीज है तो सिंपल सा समझो ना, कि प्रोकैरियोटिक जो है ना, ये अनडेवलप्ड सेल बोला गया है। मतलब सेल है, और सेल में ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी पे जो जीवन का आधार बना है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल ही आया होगा, और सिंगल सेल के रूप में बैक्टीरिया ही आया है। और वही धीरे 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 डेवलप करते 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 जब डेवलप हो गया, मल्टी सेलुलर में बन गया, तो जो अनडेवलप्ड सेल था उसको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया, और जो डेवलप सेल था उसको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया। बैक्टीरिया नहीं, वायरस। बैक्टीरिया भाई, वायरस कहां से? वायरस 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 जो होता है ना, वो कनेक्टिंग लिंक है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, कोई अगर वस्तु लिविंग है इस पृथ्वी आपका, पे आने वाला सबसे पहला जीव किसको बोलेगा तुम? विषाणु को? नहीं हम वो उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे न्यूक्लियस का जो चर्चा हो रहा है ना, कि मतलब किस तरीके से सेल का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आप कह सकते हैं कि जो वायरस जो है, वो वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है आपका, किसका, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का। ठीक है, क्योंकि अगर वायरस तो का थोड़ा स्ट्रक्चर देखिएगा, तो वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, कि उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ प्रोटीन होता है बस। ठीक है, उसमें किसी अच्छा, तरह का कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता है। पर हम समझ इसमें, रहे, तुम इस शहर वाला ज्ञान इधर ला रहा हाँ, तो वही है। चीज है। हाँ वही चीज, वही पढ़ा है, वही पढ़ाए थे। तो हो वही सकता है। डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन होता है। ठीक है, हम्म, और वही चीज है कि तो उसमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि हाँ वायरस जो है उसको आप लिविंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, और नॉन लिविंग के भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। वायरस तब तक नॉन लिविंग है जब तक वो किसी का बॉडी, वो उसको किसी तरह का कोई सोर्स नहीं मिल जाता है। जैसे ही उसको सोर्स मिल जाता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब वो वही आतंकवादी वाला दिए थे कि हम्म, उसका वाला एग्जांपल। ठीक है, कि अगर उसके अपने पास तो कुछ नहीं है, अगर वो किसी का हाउस को मतलब आपके सेल में अगर वो पहुंच गया वायरस, तो फिर आपके सेल को वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ठीक है, वही चीज। हम्म, पर उसको एज ए, अगर इन्वायरमेंट में देखिएगा तो वायरस बहुत तरीके का है, लेकिन वो फिर लिविंग बींग, मतलब एक वायरस है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो एक वायरस से दो वायरस नहीं कर पाएगा, तीन वायरस नहीं बन पाएगा। लेकिन वही अगर आपके बॉडी में आ जाता है तो फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके वो बढ़ता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे यही देख रहे थे कि जो यूकैरियोटिक होता है ना, मतलब जितना भी हम लोग कह सकते हैं कि जो जीवित विकसित कोशिका है, वो सारा का सारा, यानी वो प्लांट भी हो जाएगा और तुम्हारा एनिमल भी हो जाएगा। ठीक है। हम्म, अब इस पृथ्वी में जब जीवन का प्रारंभ हुआ है, तो उस जीवन के प्रारंभ में जो सबसे पहला जीव बताया गया है ना, वो जीवाणु के बारे में ही बताया गया। ठीक है। तो वही धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होते 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 तुम्हारा एक विकसित कोशिका में बन गया। प्रोकैरियोटिक का सिंपल सा मतलब समझना है तो यही हो गया कि वो जो है ना प्रोकैरियोटिक, एक्चुअल में तुमको बहुत कम विकसित है और बहुत कम जीव में पाया जाता है। ठीक है। और इसी में अगर डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस तुम क्या कहोगे कि डिफरेंस वही मतलब ऐसे कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा क्या होगा, केंद्रक नहीं मिलेगा। हम्म, एक्चुअल में है ना, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर देखें ना, तो यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है उसके सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें जो एक केंद्रक के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी तरह के स्ट्रक्चर है सब मिलते हैं, लेकिन वो किसी झिल्ली से नहीं घिरा रहता है, इसीलिए वास्तविक केंद्रक नहीं बोला गया है। तो प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक है वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसके उसमें झिल्ली ही नहीं होता है, झिल्ली विहीन कोशिका अंगक होता है। ठीक है।
और यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, अब वही चीज हो गया कि प्रोकैरियोटिक अगर देखेंगे तो 70S टाइप का होता है, यूकैरियोटिक अगर देखेंगे तो वो 80S टाइप होगा। 70S कम विकसित, 80S पूरी तरह से विकसित बोला गया है। फोर्थ ठीक नंबर, है, तो फोर्थ नंबर, प्रोकैरि फोर्थ नंबर पॉइंट। रुकना, हम सब बता रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो हो गया ना, तो प्रोकैरियोटिक में अब जब वो ऑब्वियस सी बात है कम विकसित है, तो ना उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ना गोल्जी बॉडी होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना अंतर्द्रव जालिका, सबका अभाव रहेगा। और यूकैरियोटिक में ये सारा तुमको प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक जो है ना तुम्हारा, प्रोकैरियोटिक के बारे में बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होगा, एक से अधिक होगा, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक का वो एग्जांपल बताओ जिसमें डीएनए पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक ऐसा का। कोई अब फिक्स थोड़ी है, पर वही चीज है कि देखिए, डीएनए और आरएनए जो है ना, आरएनए भी क्या है, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है। लेकिन आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो अनकंट्रोल्ड जेनेटिक मटेरियल है, उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या बना लेगा, ठीक है। पर डीएनए जो है, जो डबल हेलिक्स मेथड होता है, उसका पूरा प्रोसेस आता है, उसमें फिर बहुत सारा अलग अलग डीएनए लैंग्वेज होता है, डीएनए का मटेरियल अलग अलग होता है, उसमें इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। तो वो सब डीएनए के पार्ट में हम साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसलिए इस पर हम ज़्यादा भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर वही चीज़ है, अच्छा ठीक है, ठीक है। आरएनए जो है वो आपका दुनिया में सबसे पहले आने वाला जेनेटिक मटेरियल है। बट उसमें कंडीशन ये था कि आरएनए, जो आरएनए से बना हुआ जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या बना लेगा आगे चल, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो सेकंड जेनेटिक मटेरियल, मतलब आरएनए के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ है डीएनए का, है ना। चलो, तो तो वही हो गया कि प्रोकैरियोटिक में अगर देखेंगे ना, तो एक और डिफरेंस जान लो कि प्रोकैरियोटिक में जो होगा वो क्या होगा, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, लेकिन वो सेलुलोज का नहीं बना होता है। हम्म, और यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, जैसे प्लांट में हम लोग देखते हैं सेलुलोज का बना होता है। अब प्रोकैरियोटिक में देखेंगे ना, तो उसका कोशिका भित्ति सेलुलोज का नहीं बना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कवक का जो ये बोलते हैं, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। हम्म। और ये एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में हम देखे थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये ठीक है, अब देखो प्लांट और एनिमल सेल अगर दोनों की बात करें क्या तो क्या दोनों बोले, में क्या अंतर बोले? क्या होगा, हेलो। क्या? हाँ, प्रोटीन जो बना होता है सेल वॉल, वो फंजाई फंजाई में बना होता है ना, कवक में ना। हम वही बोले कि फंगस का जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन का काइटिन। बना होता है, हम ये बोले, तो ठीक। फंगस का बाकी ना हुआ। हाँ, प्लांट में ठीक सेल्यूलोज है। का बना होता है, प्लांट में सेल्यूलोज का बना होगा, फंजाई में काइटिन का बना होगा। एल्गी अगर बात करेगा, एल्गी, एल्गी को हिंदी में शैवाल हाँ, बोलते हैं ना, शैवाल का हाँ, सेल्यूलोज से बना होता है। और अगर बैक्टीरिया का बात करेगा, ठीक है, तो इसमें इसका जो वो आउटर सरफेस होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मरमरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अब यही है कि प्लांट एनिमल की बात करें तो दोनों यूकैरियोटिक में आएगा। ठीक है, अब प्लांट और एनिमल में डिफरेंस अगर देना है तो सिंपल सी बात है कि इसका प्लांट का बाहरी लेयर कोशिका भित्ति होता है और एनिमल का क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका का आकार तुमको क्या होगा, जंतु कोशिका से बड़ा होता है। और वही चीज है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मतलब दोनों का आकार कैसे बढ़ता है, तो जब पौधे की कोशिका बढ़ता है ना, तब प्लांट का आकार बढ़ता है। पौधा का जो कोशिका सेल बढ़ेगा, सेल का आकार जब बढ़ेगा ना, तब पौधा का कोशिका बढ़ेगा। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है कि कोशिका की संख्या बढ़ने पर जंतु कोशिका बढ़ता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस था, ये वाला चीज है। ठीक है,
बाकी सारा चीज जान ही रहे हो कि पादप में तुम्हारा क्या होता है कि लवक पाया जाता है, तो जंतु में नहीं। ठीक है, पादप कोशिका में क्या होगा, तो सेंट्रोसोम का अभाव रहेगा, जंतु कोशिका में होगा। ठीक है, रसदानी तुम्हारा काफी बड़ा होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में बहुत छोटा या ना के बराबर होता है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पादप कोशिका में जो भोजन का स्टोरेज होता है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन यही जंतु कोशिका में जो होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। पादप में जो होगा वो स्टार्च के फॉर्म में तुमको फूड को स्टोर करता है, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखता है। ग्लाइकोजन जान ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही है, संश्लेषित रूप है ना। बस यही सब मेन डिफरेंसेस है। अब आते हैं विसरण और प्रासरण की बात करते हैं, ठीक है ना। विसरण और प्रासरण की बात करते हैं, तो विसरण और प्रासरण, तो सबसे पहला चीज है कि जितने तरह का तुमको पोषक पदार्थ है ना, सजीव के हर कोशिका में तुम देख लो, जो भी सजीव है उसके कोशिका में जो भी पोषक पदार्थ है, और सेल है तो सेल के अंतर्गत तुमको न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत अंदर से भी जो पोषक पदार्थ है वो कभी कोशिका द्रव में आ रहा है, और कोशिका द्रव में अगर है तो वो कभी केंद्रक के अंतर्गत आ रहा है। तो ये और यही सेम चीज जो है ना, तुमको सेल के बाहर भी होता है, सेल से अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो ये जो पोषक पदार्थ का जो आवागमन हो रहा है, कोशिका के अंदर आना और जो हानिकारक जो भी चीज है उसके बाहर जाना, ठीक है, ये होता ही किसके माध्यम से है, तो विसरण और परासरण के विधि से होता है। ठीक है, और इसी कारण से सजीवों का परिवहन तंत्र जो है ना, कौन सा चीज अंदर आएगा और नहीं आएगा, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, और विसरण और परासरण सबसे इंपॉर्टेंट, कि सेल के अंतर्गत जो भी विसरण और परासरण की विधि हो रही है वो बिना किसी ऊर्जा का खपत किए हो रहा है, यानी इसमें ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हो रहा है, और विसरण परासरण का विधि इजी से हो जा रहा है। ठीक है, अब विसरण के बारे में समझते हैं। तो विसरण एक ऐसा प्रोसेस है ना कि तुमको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह की चीज में विसरण का विधि होता है। सिर्फ सॉलिड में नहीं, सिर्फ लिक्विड में नहीं, सिर्फ गैस में नहीं, तीनों में होता है विसरण का विधि। ठीक है, अब जैसे कंसंट्रेशन का मतलब बहुत लोग समझता होगा, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। सांद्रता का मतलब हो गया कि किसी चीज का गाढ़ापन कितना ज्यादा है। अब किसी चीज का गाढ़ापन का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें पानी की मात्रा उतने कम है, तभी वो चीज गाढ़ा है। यही हो गया सांद्रता। जैसे मिल्क और शहद ले लें, तो मिल्क का सांद्रता कम है शहद के मुकाबले, और शहद का सांद्रता ज्यादा है मिल्क के मुकाबले। ठीक है, तो यही चीज देखते हैं। तो मतलब डिफ्यूजन जो बोलता है ना, डिफ्यूजन सिंपल सी बात बोल रहा है कि यही जो सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो विसरण होगा ना, ये विसरण कैसे होगा, फ्लूइड का नेचर होता है। वो क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है उससे कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना ही तुमको विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये कब तक होगा, ये तब तक होता रहता है ना जब तक पूरे एरिया में वो जो अणु है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, वो समान मात्रा में वितरित ना हो जाए, तब तक होता रहेगा। ठीक है, तब तक होता है। और क्या है तुम्हारा, तो और है कि ये जो विसरण का जो डायरेक्शन होता है ना, इसका डायरेक्शन कोई एक जैसा नहीं होता है। ये विसरण का डायरेक्शन इरेगुलर माध्यम से होता है, अनियमित, किसी भी डायरेक्शन में होकर, लेकिन पूरा अगर रूम के किसी एक कोने में अगर स्प्रे का बोतल का छिड़काव करेंगे तो रूम के हर कोने में फैल जाएगा, और समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट तब तक होगा जब का पूरा एक समान ना हो जाए उसका सांद्रता। तो अनियमित रूप से ये तुम्हारा जाता है। ठीक है, अब और है तुम्हारा, हाँ, एक पॉइंट और है, पूरी तरह से सिंपल सी चीज है कि कोई दो तरह का चीज है, और दोनों तरह का चीज का जो विसरण है ना एक दूसरे से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम में रह रहे हैं, बगल में अगर चिकन बन रहा है और किसी और बगल में अगर हलवा बन रहा है ना, तो दोनों का चीज कभी मिक्स नहीं होता है।
दोनों का स्मेल अलग अलग तुमको पता चल जाएगा कि चिकन बन रहा है और उधर तुमको नॉनवेज बन रहा है और एक तरफ हलवा बन रहा है। तो दोनों एक दूसरे से जो मिश्रण होता है, दोनों पदार्थ जो होता है ना एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी एक पदार्थ का जो मिश्रण हो रहा है दूसरे पदार्थ के मिश्रण में कभी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ ठीक है। अब क्या है कि यही मिश्रण के लिए है ना कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है। अब मिश्रण का एग्जाम्पल के लिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है ना, इस सबको थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं, तो सांस में ले रहे हैं तो O2 तुम्हारा अंदर जा रहा है और CO2 तुम्हारा बाहर आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03% है, ये नियत है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर शरीर के अंतर्गत तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा तुम्हारा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जो बाहर वातावरण में तो तुम्हारा CO2 का मात्रा था, उसमें प्रेशर तुम्हारा कम है। और फ्लूइड का नेचर क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं और यही सेम चीज उल्टा हो रहा था क्या कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा था तो एट द सेम टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हो गया था। और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तुमको बाहर वाले प्रेजेंट में जो एटमॉस्फेयर में है उसमें ज्यादा हो गया। तो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई प्रेशर यानी हमारे अंदर से बाहर की ओर जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो उसका प्रेशर वायुमंडल में ज्यादा है और हमारे अंदर कम है। तो वो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी अंदर जाएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज भी हो गया और बिना ऊर्जा खपत किए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और ये अलग अलग एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जो पौधा में वाष्पोत्सर्जन का जो होता है ना घटना, वो भी तुम्हारा विसरण विधि से होता है। ठीक है, विभिन्न पदार्थों में विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से विसरण द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अलग अलग जो पोषक पदार्थ को जो ग्रहण करता है ना, वो विसरण विधि द्वारा ही करता है। अब वही है, सुगंध वाला चीज खोल दो तो वो वाला जान ही रहे हो। ठीक है, घिसते नहीं रहते। और फिर स्वच्छ जल में देखो इंक अगर एक बूंद में डाल दोगे ना, जैसे नील डाल के कपड़ा हम लोग धोते थे स्कूल टाइम में, एक बूंद डालता था तो समान रूप से वितरित हो जाता था। तो विसरण विधि के द्वारा ही हो रहा है ये सब चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और विसरण का, तो विसरण का कुछ पॉइंट और ये बोलता है कि विसरण जो है ना तुम्हारा, कि विसरण का जो दर है ना, कि विसरण कितना तेजी से करता है, तो ये ऐसा नहीं होता। विसरण हमेशा, विसरण का जो गति होता है ना वो धीमा गति होता है। ठीक है, और जब विसरण का विधि हो रहा है तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि धीमी गति से होता है और ये जीवित कोशिका है तभी विसरण हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, विसरण में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा विसरण उतना ही तेज होगा। हाँ, अभी आ रहे हैं सब हम आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अब ये चीज हो गया। और विसरण का जो स्थानांतरण है ना, ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है, बहुत दूर तक नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि विसरण जो है ना, विसरण विधि जो हो रहा है, ये विसरण विधि जो है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा जो है सेल के आकार पे, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर दिया हुआ है तो तीनों में विसरण होगा, लेकिन गैस का विसरण सबसे फास्ट होगा। यानी समझ में ये आया कि तीनों में सबसे छोटा आकार जो है वो गैस का ही है। इसी कारण जो गैसियस पार्टिकल है उसका विसरण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, छोटा छोटा है इसीलिए उसका तेज विसरण होता है, और जो बड़ा आकार है यानी सॉलिड, उसका विसरण उतना ही धीमा होता है, मतलब उन तीनों के कंपैरिजन में अगर बोले तो। ठीक है, और विसरण होने के लिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, यानी अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं भी है तो भी विसरण विधि होगा। ठीक है, विसरण और परासरण दोनों में एक ही अंतर है कि जैसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति पढ़े थे, तो कोशिका भित्ति के कोशिका झिल्ली के अंतर्गत विसरण और परासरण दोनों का क्रिया होता है। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहे तो विसरण तो हो जाएगा लेकिन परासरण कभी नहीं हो पाएगा।
यानी परासरण होने के लिए आपको अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। और अर्ध पारगम्य झिल्ली होने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन है तब परासरण तो होगा, और सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो परासरण नहीं होगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में विसरण तो होगा ही होगा। आगे अब देखते हैं, आगे का बात हो गया कि हम देखें तो आगे नेक्स्ट आ गया परासरण। तो ये जो परासरण का जो घटना है ना, ये जो परासरण होता है, ये परासरण होता ही है तुम्हारा किसमें? तो परासरण तुम्हारा होगा केवल और केवल जल में होगा, केवल और केवल जल में होगा। अब यहाँ पे परासरण का चीज समझने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो परासरण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो परासरण में बोलता क्या है कि अभी हम ऊपर जो बोले थे कि फ्लूइड का नेचर होता है, यानी गैस और लिक्विड का नेचर होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को उल्टा करके समझा रहे हैं केवल। 2 लाइन में इसको क्लियर इसमें करके क्या होता है ना 2 लाइन कि जो जल का परासरण होता है वो निम्न सांद्रता वाले से हाई सांद्रता वाले की ओर होता है। यानी इसको हम करके दिखाते हैं, यानी निम्न सांद्रता वाले से एक तरफ से, हाँ, निम्न सांद्रता वाले से ये कहां होगा? तो हाई सांद्रता वाले की ओर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जब हाई सांद्रता बोल रहे हैं, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता बोल रहे हैं, तो हाई सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि गाढ़ापन ज्यादा होगा, और गाढ़ापन ज्यादा होगा तो डेट मीन्स इसमें पानी की मात्रा कम होगी, वाटर का मात्रा कम होगा, पानी का मात्रा। और अगर निम्न सांद्रता है तो निम्न सांद्रता का मतलब कम गाढ़ापन हुआ, अब कम गाढ़ापन है तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगा। यानी कुल मिला के अगर हम इसमें बोल रहे हैं ना, तो ये वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यानी वाटर जो है, पानी जो है, पानी का मात्रा जिधर ज्यादा है ना, वो ज्यादा वाले से कम वाले की ओर ट्रांसफर करेगा। बस यही, इसी कारण से हम यहाँ पे इसको उल्टा लिखने का केवल प्रयास किए हैं। ये बात वही है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है बोलो इस पॉइंट में किसी को? विसरण और परासरण में सिंपल सा हम एक 2 लाइन बताते हैं। हम पूरा बात बता रहे हैं, अभी हम खत्म कहाँ किए रहे, नहीं, हम यहाँ बोल तक क्यों ठीक। लेने दे, हम बोल रहे ये वाला लाइन क्लियर है। हाँ, ये जो बोले ठीक है। ये क्लियर है ना? पहले पूरा क्लियर कर देने दे हमको, फिर उसके बाद जो तुमको बोलना होगा बोल देना, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि फिर वो हो जाएगा ना। अब परासरण के लिए हम बोले कि परासरण अभी हम बताएं कि परासरण जब भी होगा ना तो इससे बिना सेल मेम्ब्रेन का नहीं होगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलने का मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज है कि जब ये तुमको वाटर जो है एक से दूसरी तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये तब तक होता रहेगा जब तक वाटर का मात्रा, जल का मात्रा एक समान संतुलित ना हो जाए, तब तक होता रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुमको बोलता है ओस्मोटिक प्रेशर बोलता है, परासरण दाब बोलता है। तो देखो परासरण दाब क्या कहेगा, सिंपल भाषा में समझो कि अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली है और पानी का मात्रा एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, यानी हाई पानी का मात्रा जहां पे ज्यादा है वहां से कम पानी की मात्रा की ओर अगर जा रहा है, तो जैसे ही वहां पानी का मात्रा समान हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, समान वितरण हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, वहीं पे एक ओस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, ताकि पानी जो है अब उसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा। वही परासरण दाब कहा जाता है, ठीक है। अब इसी परासरण का तुमको एग्जाम्पल बोले तो इसी परासरण का एग्जाम्पल के रूप में आता है तुमको कि परासरण जो है ना, वही पौधा जो जड़ से पानी जो ऊपर जाता है अवशोषित करता है, वो आ गया, ठीक है। पौधे के कोशिका में जो जल का संचलन होता है वो भी इसके कारण होता है। ये अलग अलग तुमको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पौधे के पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का जो वितरण होता है ये भी परासरण विधि से होता है, ठीक है।
और जो अलग अलग रंध्र जो स्टोमाटा बोलते हैं पौधे में, पत्ती के खुलने से, रंध्र के खुलने और बंद होने में जो है ना परासरण का ही मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी ओस्मोसिस के संबंध में तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया गया है, समपराशरी विलयन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया गया है, और एक बताया गया है अल्प पराशरी विलयन, और एक बताया गया है अति पराशरी विलयन। ठीक है, तो ये बताया गया है ना कि अगर कोशिका ले ले, ठीक है, परासरण का कोशिका से क्या रिलेशन आएगा और क्या बनेगा, इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर समपराशरी विलयन लेते हैं तो समपराशरी विलयन वैसा विलयन है ना कि एक कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका द्रव होगा तो उसमें भी जल का मात्रा है, यानी उसका भी अपना कुछ ना कुछ सांद्रता का मान होगा। यानी एक तरफ हम कोशिका ले लिए और एक तरफ एक बिलियन ले लिए, एक बिलियन इस बिलियन में ले लिए। तो इस जो बिलियन में जो सांद्रता का मान है, इस कोशिका के कोशिका द्रव के सांद्रता के मान अगर बराबर है तो यही कहा जाएगा समपराशरी विलयन कहा जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया, अगर इस सेल को उठा के इसमें से इसमें डाल दें, सेल को उठा के अगर इसमें डाल दें, ठीक है, तो चूंकि विलयन का सांद्रता और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव का सांद्रता बराबर है, तो कुछ समय बाद अगर कोशिका को बाहर निकालेंगे तो उस कोशिका के भार वार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी उसमें जल का कोई भी आदान प्रदान नहीं हुआ है। जो पहले था डालने के पहले बिलियन में और डालने के बाद वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया, यही हो गया हमारा क्या कहलाता है, ये समपराशरी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट अल्पसारी विलयन। तो अल्पसारी विलयन में क्या होगा कि फिर उसी तरह से हम लोग लेते हैं अल्पसारी विलयन, एक सेल ले लिए, ठीक है, और इसके अंदर तुमको बिलियन भरा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बिलियन का सांद्रता होगा, ध्यान देना जो बोल रहे हैं, बिलियन का जो सांद्रता होगा वो कोशिका द्रव के सांद्रता से कम होगा। यानी कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव है उसका सांद्रता ज्यादा है। तो अब इसको यहां डाल दिए। अब यहां जैसे डालें तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि सांद्रता किसका ज्यादा है। तो सेल के अंदर जो है तुम्हारा, सेल के अंतर्गत जो कोशिका द्रव है उसका सांद्रता ज्यादा है, यानी उसमें पानी का मात्रा कम है, तभी तो सांद्रता ज्यादा है। अब विलयन का सांद्रता कम होने का मतलब है कि इसमें पानी का मात्रा ज्यादा है। तो ये जो पानी जो है ये बिलियन से कहां घुसेगा, तो बिलियन से सेल के अंदर में घुस जाएगा, सेल के अंदर में घुस जाएगा। और जब सेल के अंदर में पानी घुसेगा तो कुछ समय बाद जब निकालोगे तो वो जो सेल है वो फूला हुआ तुमको प्रतीत होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेट बढ़ जाएगा, वेट गेन कर लेगा वो। और जब वेट गेन कर लेगा तो कोशिका के अंदर पानी भरा ना, तो कोशिका के अंदर पानी भरा, तो इस कारण से कोशिका के अंदर जो पानी भरा, तो इसी कारण से इसको जो अल्पसारी विलयन है ना, इसको एक और नाम से इंडो ओस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं, इंडो ओस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। हमको लगता है कि सब क्लियर होगा, ये सब पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं ना? बोल भाई। राजीव जी हमको ठीक है। हेलो, नहीं है कहा? ठीक है क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया, फिर हम लोग ले रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी फिर वैसे ले लिए, एक सेल ले लिए और एक बिलियन ले लिए। अब हम क्या किए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो होगा ना, हाइपर है, हाइपर बोलने का मतलब है, सिंपल सा बात है कि जो बिलियन का सांद्रता है वो कोशिका द्रव से के सांद्रता से क्या है, ज्यादा है। बिलियन का जो सांद्रता है, ये कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है इसके सांद्रता से ज्यादा है। यानी सांद्रता ज्यादा है, यानी ये ज्यादा गाढ़ा है, यानी ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें पानी का मात्रा कम है। ठीक है, अब पानी का मात्रा इसमें कम हो गया, यानी कोशिका के अंतर्गत जो कोशिका द्रव है उसमें पानी का मात्रा ज्यादा हो गया, क्योंकि सांद्रता बिलियन का बढ़ा दिए।
अब इस सेल को जब अंदर डालेंगे तो कोशिका के अंदर क्या है, पानी का मात्रा ज्यादा है, और बिलियन के अंदर जो पानी का मात्रा है वो कम है। फ्लूइड का नेचर के हिसाब से क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये क्या होगा कि सेल के अंदर से जो पानी निकलेगा वो पानी निकल जाएगा, बिलियन में आ जाएगा, और फलस्वरूप होगा क्या, तुम्हारा बाहर निकलेगा ना, तो कुछ समय बाद जब सेल को निकालेंगे तो सेल चिपटा जैसा हो जाएगा, चिपक जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, तो इसी को यानी सेल के अंदर पानी भरा तो उसको इंडोऑस्मोसिस बोले, और सेल से बाहर पानी निकल गया तो उसको एक्सोऑस्मोसिस बोले। सेल के अंदर से पानी बाहर आ गया यानी चिपक गया तो एक्सोऑस्मोसिस, और किसके कारण हुआ, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण हुआ। और सेल के अंदर पानी चला गया तो इंडोऑस्मोसिस, तो ये हाइपोटोनिक विलयन के कारण हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि बाह्य परासरण जो है ना, जो एक्सोऑस्मोसिस है, इसके कारण क्या होता है ना कि कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है, इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है ना कि कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा एकदम पिचक जाता है, एकदम पिचक जाता है। और यही जो पूरा का पूरा पिचक जाता है ना, तो वो जाके क्या होता है कि कोशिका झिल्ली पूरा का पूरा तुमको नजर आएगा, एकदम पूरी तरह से पिचक जाएगा। और इसी प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस बोला गया है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जब घर में अचार बनता है ना, तो देखना उसमें बहुत अधिक नमक डालता है। तो नमक जब डालता है और कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज उसमें जाता है ना, तो उसमें होता क्या है कि अचार में नमक का मात्रा ज्यादा, डेट मींस पानी कम। और कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज गया तो उसके बॉडी में तो पानी होगा, सेल में तो होगा। और वो क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जो जीवाणु है उसमें से पानी निकल के वो अचार में हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, जीव द्रव संकुचन हो जाएगा, यानी प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है वहां पे। समझे? क्लियर है भाई? ठीक है, आज हो बोलो। ठीक है। कल हम तुमको सेकेंड चैप्टर खत्म कर देंगे।